जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि हर एक परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझिएगा, जिसमें देखिएगा हम पहले क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। और एक बात और मेरे भाई, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हम बनाते हैं, आप शुरू से अंत कीजिएगा। डेली वीडियो 8-9 बजे के करीब अपलोड किया जाता है, आप उसको पहले देख लिया कीजिए। 15 से 20 मिनट का होता है मेरे भाई। तो चलिए हम साइंस का आज कुछ क्वेश्चन ना आपको हम बता रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम एक क्वेश्चन अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके इर्द गिर्द मतलब ना इधर उधर के जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है। अब देखिए मेरे भाई, ये रिप्रोडक्शन ये चैप्टर का है, जीव जनन कैसे करते हैं। अब पहले देखेंगे ना मेरे भाई, प्रजनन क्या होता है। तो ऐसे जीव जो अपने जैसा नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे प्रजनन या जनन कहते हैं। मेरे भाई देखिए, जो प्रजनन या जनन है ना, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। अब देखिएगा ध्यान से, अलैंगिक जनन, एक होता है मेरे भाई लैंगिक जनन। अब देखिए, अब पहले ना इनको देखेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये मेरे देखिए, अलैंगिक जनन वो जनन होता है ना कि इसमें जनन के लिए नई संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही कोशिका की आवश्यकता होती है। नर है तो नर, मादा है तो मादा से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें दोनों का होना अनिवार्य नहीं है, केवल एक कोशिकाओं के माध्यम से, एक जनक के माध्यम से नई संतानें उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन लैंगिक जनन में मेरे भाई ना, इसमें नर मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। इसमें मेल फीमेल दोनों के माध्यम से नई संतानें उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, अलैंगिक जनन के अंतर्गत ना बहुत सारे जनन की प्रक्रिया आती है, जिसमें देखिएगा पहला है विखंडन। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, विखंडन देखिएगा, विखंडन के अंतर्गत ना दो विधियां है। देखिए, एक है द्विविखंडन, द्विविखंडन की प्रक्रिया, और एक होता है मेरे भाई बहुविखंडन, बहुविखंडन। अब देखना, यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। द्विविखंडन उसे कहते हैं कि वह जीव जो दो या दो से अधिक में बट जाए और पुनः ना वह जो खंड है वो अलग अलग जीवों की उत्पत्ति कर लेता है, उसे हम द्विविखंडन कहेंगे। बहुविखंडन में इसमें जो जीव होगा अनेक जीवों में विभक्त होकर के फिर पुनः अपने नए नए जीवों की उत्पत्ति करता है। बहुविखंडन, द्विविखंडन। अब द्विविखंडन में कौन कौन से उदाहरण आता है मेरे भाई? तो देखिए, अमीबा आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अमीबा में प्रजनन या जनन किस प्रकार होता है, तो द्विविखंडन द्वारा। अमीबा है। एक मेरे भाई और उदाहरण लिस्मानिया, याद रखिएगा, अमीबा और लिस्मानिया में द्विविखंडन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। बहुविखंडन में मेरे भाई ये प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा जनन की प्रक्रिया बहुविखंडन में होता है। अब चलिए मेरे भाई, और एक आता है मुकुलन बॉन्डिंग। ये देखिए, मुकुलन भी एक प्रकार का ना अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा कि एक जीव होंगे और उस जीव के ना एक कोशिका वृद्धि करके एक उभार बना लेती है। उभार मुकुल उसका नाम पड़ जाता है, और धीरे धीरे ना वह नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। मुकुलन वही कहलाता है। अब जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रा एक प्रकार का जीव है जो मुकुलन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया करता है, हाइड्रा। और एक होता है ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, याद रखिएगा मेरे भाई, हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों ना मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा और जनन की प्रक्रिया करते हैं। तीसरा मेरे भाई कायिक जनन, प्रवर्धन या कायिक जनन। ये देखिए, कायिक जनन क्या होगा, इसमें बीज के माध्यम से नई संतानें उत्पन्न नहीं होती है पेड़ पौधों में। इसमें क्या होगा कि इसको उत्पन्न करने के लिए जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन में इसको काट करके वो, जैसे देखिएगा, इसको ना एक पेड़ होगा, ये
उसकी तनाएं चाहे जड़ें चाहे पत्तियां उसको लेकर के आप उसको लगा देंगे तो नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें होगा गन्ना, गन्ना होगा, गुलाब, चमेली, ठीक ना मेरे भाई, गन्ना, गुलाब, चमेली और सारे संतरा, संतरा भी है, अंगूर, ये सब ना केला है। किसके उदाहरण है मेरे भाई? कायिक जनन का। एक होता है पुनर्जनन, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन उसको इसको कहते हैं। इसमें ना मेरे भाई एक न जीव के कई भागों में काट करके अगर अलग कर दिया जाए तो वो अलग अलग जीव फिर अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेते हैं। इसमें देखिए पुनर्जनन में क्या क्या आएगा, जैसे देखिए मेरे भाई हाइड्रा आता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया ये दो जीव ऐसे हैं जो पुनर्जनन के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। देखिए हाइड्रा दूगों में आएगा, हाइड्रा पुनर्जनन में भी आता है और हाइड्रा मुकुलन में भी आता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा दोनों में आएगा, मुकुलन में भी पुनर्जनन में भी। तो यहां से क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं कि हाइड्रा, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो मुकुलन द्वारा क्या जनन करता है? हाइड्रा और ईस्ट। तो देखिए अमीबा तो होगा नहीं क्योंकि अमीबा तो द्विविखंडन द्वारा करता है, पैरामीशियम में एक कोश की जीव है लेकिन ये नहीं करता। ईस्ट देखिए, ईस्ट देखिए ये प्लाज्मोडियम तो बहुविखंडन द्वारा करता है। तो हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों ना मुकुलन के माध्यम से जनन की प्रक्रियाएं करते हैं। तो देखिए मेरे भाई अलैंगिक जनन के ये अलग अलग ये भाग है जिसको हम बता दिए, याद रखिएगा ये चीजें पूछी जाती है परीक्षाओं में। अब लैंगिक जनन के बात आएगी तो लैंगिक जनन में दो नर और मादा का होना आवश्यक होता है, इसमें अलग प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो बता दिया जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? तो याद रखिएगा, देखिए विखंडन द्विविखंडन अमीबा लिस्मानिया आएगा, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम जीवाणु आएगा, मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा, अकाइक गन्ना, गुलाब, चमेली, अंगूर, केला, पुनर्जन्म में हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये सब इनके उदाहरण है, तो याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ से दर्पण से तो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम एक चीज आपको बता दें कि देखिए हम दर्पण से ना पार्ट वाइज करके 1 2 3 4 ऐसे करके प्रकाश लिख करके उस पर हम अपलोड किए वीडियो, उसको पूरा अगर देख लेते हैं 25-30 मिनट का है, अगर चारों देख लेते हैं मेरे भाई ना तो दर्पण संबंधित क्वेश्चन हल कर लेंगे, विश्वास मानिए। देखिए अगर जो देखे होंगे ना इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, बता देंगे। चलिए कर उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव, पर सदैव उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? अब जो पढ़े होंगे वो तो कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो कैसे करेंगे? अब हम उतना तो विस्तार से नहीं बता सकते, फिर भी चलिए हम बता रहे हैं। उत्तल दर्पण की बात आ रही है ना, तो देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, पहले तो दर्पण देखेंगे तो दर्पण 2 प्रकार का होगा, एक ना समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। फिर अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इसको हम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अलग अलग कंडीशन है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना 6 कंडीशन होती है और उत्तल दर्पण में बनने की कंडीशन मात्र 2 ही कंडीशन होती है। तो चलिए मेरे भाई देखिए, अब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। उत्तल दर्पण से ना हमेशा मेरे भाई ना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है उत्तल दर्पण, इस बात को याद रखिएगा। देखिए उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, अब अवतल दर्पण को पहले हम बता लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा मेरे भाई, अवतल दर्पण में कि ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्र, ये एफ है फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, ठीक ना? देख लीजिए ये अनंत। अवतल दर्पण की बातें नहीं हुई, फिर भी हम बता दे रहे हैं। उत्तल दर्पण में अभी बताएंगे जस्ट इसके बाद। चलिए ये मुख्य अक्ष है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया, पहला कंडीशन, तो यह ना मेरे भाई ये फोकस है तो फोकस में बनेगा यहाँ। फिर ये अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में रख देगा, दूसरा कंडीशन, तो ये इधर आकर बन जाएगा। अगर वक्रता केंद्र पर रख दिए तीसरे नंबर पर, तो ये तीसरे नंबर पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही मेरे भाई। सी और एफ के बीच में अगर रख देते हैं 4 नंबर में, तो यह बड़ा, अब बड़ा बनेगा। देखिए 4 नंबर में बड़ा बन रहा है, सी और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर फोकस पे रख देंगे मेरे भाई 5 नंबर में, तो यह अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा। और अगर इसके बीच में रख देंगे 6वां कंडीशन, तो इधर न बन करके अवतल दर्पण में इधर बनता है, जो कि ये भी बड़ा होता है। देखो अवतल दर्पण में क्या होगा कि इतना, देखिए यहां से यहां तक अवतल दर्पण में ना हमेशा प्रतिबिंब, हमेशा नहीं कहेंगे। देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा इधर बनेगा, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तो हमेशा के लिए लगे, वास्तविक उल्टा तो लिखवे करेंगे। आई इधर होगा तो छोटा, देखिए
इतने के लिए बस 1 2 के लिए छोटा होगा, इसके लिए मेरे भाई बराबर, ध्यान दीजिए इसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी वास्तविक उल्टा होगा, इसमें भी वास्तविक उल्टा लिख दे रहे, चलिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, इसमें वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, इसमें भी मेरे भाई, अब देखिए इसमें भी वास्तविक उल्टा, इधर हो जाएगा तो आभासी कामा सीधा और मेरे भाई बड़ा। चलिए देखिए, देख लो इधर क्या है, अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तल दर्पण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे फोकस पे बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, अगर सी पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु को कहां रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बराबर बनता है तो सी पे, इसके बीच में रखेंगे सी और एफ के बीच में चौथा कंडीशन, तो सी और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। अगर एफ पर रखते हैं तो वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। ये सब प्रक्रिया दर्पण के सामने होगी और नीचे बनेगी मुख्य से। एक कंडीशन है एफ और पी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो दर्पण, अवतल दर्पण में लेंस के पीछे आभासी सीधा बड़ा बनता है। तो देखिए मेरे भाई ये अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल दर्पण में देखिए वास्तविक, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक कामा उल्टा, छोटो बनेगा, बराबरो बनेगा, बराबर अब बड़ा बनेगा, ठीक। आभासी के साथ एकदम हमेशा याद रखिए, जब भी आभासी बनेगा तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, ये कंडीशन। अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा भी बनेगा, लेकिन जब आभासी सीधा बनेगा तो बड़ा बनेगा, और वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा कब कहां रखेंगे तो बनेगा। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, उत्तल दर्पण में मेरे भाई दो ये कंडीशन है, इसमें एकदम हमेशा, एकदम हमेशा इसमें वास्तविक उल्टा कभी प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। जब भी बनेगा आभासी, याद रखो आभासी कामा सीधा और ये छोटा बनेगा, एकदम बहुत ही एकदम याद रखिएगा, एकदम हमेशा सदैव उत्तल दर्पण में एकदम सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में भी आभासी सीधा बनेगा लेकिन छोटा नहीं बनता है, बड़ा बनता है। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा, अगर वस्तु से बड़ा ये तो कभी नहीं होगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा कभी बन ही नहीं सकता है उत्तल दर्पण में। समानो आकार का नहीं बनेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए वस्तु से छोटा जब भी बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा का जिक्र नहीं है, छोटा बड़ा बराबर का जिक्र है, तो यही होगा। समझ में आया मेरे भाई। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो ये पूरे विस्तार से बताएं, एकदम एक एक करके आप वहां जा करके देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आप शुरू से अंत नहीं करते हैं इसीलिए ना नहीं चीजें समझ में आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होता है, ये पुष्प से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब पहले देखेंगे पुष्प, हम बता रहे पुष्प के बारे में। पहले पुष्प के भाग देखिए, अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई, समझिए पुष्प के भाग। पुष्प के भाग ना 4 है, 4 भाग है। पहला है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। दूसरा मेरे भाई बाह्य पुंज, दल पुंज, दल पुंज। तीसरा पुमंग, इसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं, पुंकेसर, ये नर भाग है, पुष्प का नर भाग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा जयांग, इसको कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये मादा भाग है। चलिए अब देखिए पुष्प के कितने भाग, 4 भाग। वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, पुंकेश, पुंगम को पुमंग को पुंकेसर कहते हैं, नर भाग है, और 4 नंबर पर जाएंगे स्त्री केसर, ये मादा भाग है। ध्यान से समझिए चीजें मेरे भाई, देखो एक चीज हम बता रहे हैं। देखिए पुष्प से कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन है मेरे भाई देखने के लिए एकदम मिलते हैं, विश्वास मानिए। इससे पहले अगर पढ़े होंगे तब तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी ध्यान से समझेंगे तो आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। देखिए हम एक एक करके इसको अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए
लिख देंगे तो हम समझेंगे, नहीं लिखेंगे तो हम तो यही समझेंगे कि आप सबको आ रहा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, ये मेन ये बायोलॉजी का ये चैप्टर है, ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पुष्प से भी पूछे जाते हैं ज्यादा। तो चलिए अब देखिए, इसमें हम कुछ चित्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, देखिए मेरे भाई, अब इसको कहते हैं ना वाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? वाह्य दलपुंज मेरे भाई। वाह्य दलपुंज ये हरा रंग का होता है। ये क्या काम करता है? आप देखे होंगे जब अभी फूल अभी नहीं हुआ रहता, कोढ़ी ही बना रहता है अभी, तो उसके कोढ़ी के चारों तरफ ना ये पतली पतली एकदम हरे रंग की पत्तियां होती है जो ढकी रहती हैं, आप देखे होंगे। वही ना वाह्य दलपुंज होता है, हरा रंग का। वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही भोजन को बनाता है और उस कोढ़ी को भोजन देता है, जिसके माध्यम से फूल बनता है। समझ में आ रहा? धीरे धीरे ना यह जब यह खिल जाता है फूल, तो ये वाली चीजें जो ये वाह्य दलपुंज है धीरे से नीचे हो जाता है, छिप जाता है। ये देखिए, इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज अलग अलग ना पुष्पों का जो दलपुंज होता है अलग अलग होता है। ये रंग अलग अलग कलर का भी होता है, और ये सबसे ना ये सुगंधित, यही सुगंध देता है दलपुंज, और ये कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करता है। भौरे ओरे यहीं पे बैठते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये तो हो गया मेरे भाई। अब चलिए यहीं से ना, यहां से देखिए चीजें बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको कहते हैं मेरे भाई तंतु। क्या कहते हैं? तंतु कहेंगे। फिलामेंट इसको कहते हैं। ये गोल सा है ना, इसको कहते हैं पराग कोश। और इसी पराग कोश में मेरे भाई ना, देखिए इसी पराग कोश में छोटे 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 पराग कण होते हैं। पराग कण, ठीक। और यह ना, ये तीन देखिए, ये वाली जैसे हम एक चित्र बना दे रहे हैं, ये पूरा ना ये नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। ध्यान दीजिएगा, नर भाग, ठीक। अब देखिए, इसको कहते हैं, ये मादा भाग है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसको कहते हैं, बीच वाले वर्तिका। वर्तिका इसको कह देते हैं मेरे भाई, इसको अंडाशय। ध्यान से, अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह पुष्प का मादा भाग है, ठीक ना। क्या है? मादा भाग। तो देखिएगा, नर भाग। नर भाग क्या है मेरे भाई? पुमंग। पुमंग, पुंकेसर। इसका तीन भाग है ना, तंतु, ठीक है ना। उसके बाद पराग, पराग कोश, और तीसरा पराग कण, ठीक हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद मादा भाग। मादा भाग यानी देखिए यही ना है भाग, ये जयांग। जयांग या स्त्री के सर, कभी कभी यहाँ क्वेश्चन, ये भी तीन का है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए समझ में आ रहा है कि ना मेरे? कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि पुष्प का नर भाग कौन है, तो पुमंग या पुंकेसर। इसमें से देगा तो इसमें से चूज करेंगे। समझ में आ रहा है? निम्न में से कौन सा स्त्री मादा भाग है, तो स्त्री के साथ जाएगा, ये नहीं है तो इसमें से होगा, तो समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए, हम पूछे पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? यही यहाँ पे हम जनन भी बता दे रहे हैं। देखिए यही जनन की भूमिका निभाता है। ये पराग कोश में ना मेरे भाई पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, जो कि नर भाग में। ये देखिए यही पराग कण है, और यह पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं। और ये पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पराग गण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? पराग गण। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये माध्यम है, किन किन माध्यमों द्वारा? तो भंवरों द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, हवाओं द्वारा, जल द्वारा, ठीक ना। इस प्रकार ये माध्यमों द्वारा इसके पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पराग गण कहलाता है। अब देखिए यही पराग कण न इस वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद इस अंडे, एक अंडे मिल जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया कहलाता है। यानी अंडाशय और पराग कण जब ये दोनों मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। अब क्या होगा? तो समझ गए? देखिए मेरे भाई, तो समझ में आया? तो चलिए देखिए, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में
पराग कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये नर भाग है। तो याद रखेंगे ना, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बता पाएंगे। चलिए हम इससे क्वेश्चन खुद हम दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं जो इसी से है। अब चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले हम बताया उसी से कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए कर्ण निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है, कौन सा पुष्प का भाग नहीं है, तो देखिए वायुदल पुंज दल जयांग फल, तो क्या नहीं है। अरे मेरे भाई देखिए ये तो है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, 4 ही है ना पुष्प के भाग, वायुदल पुंज दल पुंज पुमंग और जयांग। चलिए अगला है ये 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा कि एक पुष्प के स्त्री केसर का मध्य भाग को क्या कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई, देखिए अभी बताया है ना, ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, आइए मेरे भाई अंडाशय, समझ में आया। तो देखिए यही वाला भाग ना, तो ये मध्य वाला भाग वर्तिका कहेंगे। ठीक, तीसरा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जयांग का भाग नहीं है। कौन जयांग का भाग नहीं है, तो देखिए यानी जयांग मतलब का स्त्री केसर, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही क्या है, नहीं है मेरे भाई, ये नर वाला भाग है, ये पुमंग वाला भाग है। पुमंग 3 बताया है, तंतु, परागकोश, परागकण। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको इस कुछ सीखने के लिए अगर मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई। हम डेली कहते हैं, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, बड़ी मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो आप सोच रहे होंगे कि बस 6 क्वेश्चन नहीं था मेरे भाई, इससे पहले हम थ्योरी भी बहुत सारे इस क्वेश्चन को कराए हैं, ठीक ना। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हम जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगला वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर देते हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद।